तो साथियों फाइनली इंडिया के मच अवेटेड और एक यूनिक बिजनेस मॉडल जिसके आईपीओ का हमें काफी लंबे समय से इंतजार था, काफी समय पहले इसकी डीआरएचपी को सेबी ने अप्रूव किया था, वो फाइनली अब मार्केट में दस्तक देने जा रहा है। अनुमान है कि ये मिड मार्च से ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है, चाहे फिर मार्केट कंडीशन कैसी भी क्यों ना रहे। साथियों जब से मार्केट की कंडीशन खराब है तब से हमें आईपीओज पर लगाम लगते हुए देखने को मिली है। इसका एक सीधा सा कारण है, बहुत सारे आईपीओज अभी पेंडिंग में है, काफी अच्छे आईपीओज आने थे, लेकिन मार्केट की कंडीशन सही न होने के कारण कंपनियां लगातार अपने आईपीओज को पोस्टपोन कर रही हैं। क्योंकि जब मार्केट की कंडीशन सही होती है तभी कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आती हैं, क्योंकि तभी उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और जनरली कंपनियां आईपीओ का वैल्यूएशन हाई ही रखती हैं। पिछले कुछ लगातार मेन बोर्ड आईपीओज में हमें ये देखने को मिला, लेकिन जब इस बारे में एनएसडीएल के मैनेजमेंट से पूछा गया तो उनका कहना था कि हम मार्केट कंडीशंस की वजह से आईपीओ को डिले नहीं कर रहे हैं। इसके डिले होने का कुछ और कारण है। साथियों जैसा कि आपको पता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो एनएसडीएल एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है और इसको डीआरएचपी के अप्रूवल के अलावा भी कई सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो इन्होंने जो इसके अलावा अप्रूवल लिए हैं वो मार्च में एक्सपायर होने जा रहे हैं। अगर ये एक्सपायर हो जाते हैं तो कंपनी को दोबारा से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा और ये काफी टीडियस टास्क है। इस काम को कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो दोबारा इसको रिपीट करे। यही कारण है कि इसकी मार्केट में सरगर्मी तेज है और हमें लगता है कि ये आईपीओ जल्द ही ओपन होगा। इसमें एक पॉजिटिवनेस और भी हो सकती है कि अगर मार्केट कंडीशन सही नहीं है उस टाइम पर ये आईपीओ आता है तो कंपनी इसके वैल्यूएशन का ख्याल जरूर रखेगी, क्योंकि जब मार्केट कंडीशन सही नहीं होती है तो कई आईपीओज फ्लॉप हो जाते हैं। कई जो ओवर वैल्यूड आईपीओ होते हैं उनको सब्सक्रिप्शन ढंग से नहीं मिल पाता। तो अगर ये इस टाइम पर आईपीओ लेकर आते हैं तो इनको सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा और एक अच्छे वैल्यूएशन पर आईपीओ लाना होगा। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ी बारीकी से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं इसके रिलेटेड, उन सारी क्वेरीज का भी इसमें आपको आंसर मिलने वाला है। ये वीडियो 6 पार्ट में डिवाइड होगा। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे कि ये कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और इसके फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे और इसकी एक पूरी इंडस्ट्री का ओवरव्यू लेंगे कि आगे आने वाले समय में ये इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर सकती है। वीडियो के फोर्थ पार्ट में ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखेंगे। जब भी हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ये बहुत जरूरी है इसको देखना। फिफ्थ पार्ट में हम अनलिस्टेड मार्केट को देखेंगे कि अनलिस्टेड मार्केट में इसका शेयर कितने रुपए पर ट्रेड कर रहा है, कैसी डिमांड है। और लास्ट में हम शेयर होल्डर कोटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथियों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनेंस मार्केट और आईपीओ से जुड़ी हुई जानकारी से रेगुलरली अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहां हम रेगुलर बेसिस पर कौन सी कंपनी आईपीओ लेकर आने वाली है, किसने डीआरएचपी फाइल की है, शेयर होल्डर कोटा है या नहीं, इन सारी चीजों से रिलेटेड जानकारी रियल टाइम बेसिस पर साझा करते हैं। अगर आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, एनएसडीएल एक सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। ये फाइनेंशियल और सिक्योरिटी मार्केट के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करता है। साथियों जैसे कि पैसे जमा करने के लिए हमारे पास सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, इसी प्रकार जब हम स्टॉक मार्केट से शेयर बाई करते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए भी तो कोई अकाउंट होना चाहिए। एनएसडीएल एक डिपॉजिटरी है और इसका यही काम है। जब हम कोई शेयर बाई करते हैं तो वो एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के पास डिपॉजिट होता है। इंडिया में केवल 2 डिपॉजिटरी हैं, एक है एनएसडीएल और दूसरी है सीडीएसएल। जितने भी ब्रोकर हैं, आपका अकाउंट जिस भी ब्रोकर के साथ में है वो कहीं ना कहीं इन्हीं डिपॉजिटरीज के पार्टिसिपेंट हैं। जैसे जीरोधा सीडीएसएल का है, कई ब्रोकर्स एनएसडीएल के होते हैं। तो जो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं वो इन्हीं दोनों डिपॉजिटरीज में से किसी एक के साथ ओपन होता है। एनएसडीएल के कोर फंक्शंस की बात करें तो ये अलॉटमेंट से लेकर शेयर के ट्रांसफर का पूरा रिकॉर्ड रखता है, सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है। कोई ट्रांजैक्शन करना हो, आपने शेयर बाई किया, सेल किया, तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो ई वोटिंग सर्विसेज होती हैं, आपने देखा होगा कि आपके पास मेल आते रहते हैं जिन जिन कंपनियों के आपके शेयर होते हैं, तो ये ई वोटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हो गए इनके कुछ कोर फंक्शंस। अब हम देखते हैं कि एनएसडीएल का रेवेन्यू मॉडल क्या है, कि ये पैसे कैसे जनरेट करता है। तो नंबर 1 तो हमारे जो डीमैट अकाउंट होते हैं उनकी एक एनुअल कस्टडी फीस जाती है, ये इसका कोर रेवेन्यू सोर्स है। दूसरा जो कॉर्पोरेट के डीमैट अकाउंट होते हैं उनकी भी ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से एनुअल फीस चार्ज करते हैं। तो मेन रेवेन्यू इनका एनुअल फीस से आता है। अगर हम इसके बिजनेस को बाइफरकेट करें तो 2021 में मेन बिजनेस यानी फीस से 88% रेवेन्यू आता था, उसके बाद 87% और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 86% लगभग मेन बिजनेस से और लगभग 13.5% अदर बिजनेसेस से। अगर हम इसके अदर बिजनेसेस को देखें तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट मॉनिटरिंग के लिए फीस चार्ज करते हैं। इसके अलावा ब्रोकर से ये इंटरनेट बेस्ड डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट फीस लेते हैं, लाइसेंस फी चार्ज करते हैं डीपीएम सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए और म्यूचुअल फंड
पेमेंट से भी एनुअल फीस लेते हैं स्टेटमेंट डाउनलोड्स करने के लिए। इसी तरह से ये कुछ एक और बिजनेसेस से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर हम इनके अकाउंट बेस की बात करें तो इनके पास 31.46 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हैं जो 283 डिपॉजिटरीज के साथ रजिस्टर्ड हैं। अब साथियों हम इसके फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं कि कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स। तो यहाँ अगर हम इसकी टॉप लाइन को देखें, इसके रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 369 करोड़ का था। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 409 करोड़ का हुआ, उसके बाद 473 करोड़ का। तो अच्छे खासे पेस से इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 189 करोड़, 205 करोड़, 241 करोड़, ये भी काफी अच्छे पेस से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ ऑपरेटिंग मार्जिन भी हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इसकी बॉटम लाइन को देखें यानी नेट प्रॉफिट को देखें तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2022 में 183 करोड़ का था, 210 करोड़ और 258 करोड़, यानी काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ नजर आ रही है। और ग्रोथ होगी भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में केवल 2 ही डिपॉजिटरी हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको किसी न किसी एक के साथ अकाउंट ओपन कराना ही होगा। अब हम इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया में डीमैट अकाउंट का पेनिट्रेशन किस रेट से हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2017 में केवल 2.1% लोगों के पास ही डीमैट अकाउंट थे। काफी स्लो पेस से ये इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 20 तक केवल 2.9% के पास डीमैट अकाउंट थे, लेकिन इन 3-4 सालों में 2.9 से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 8% हो गया। तो काफी अच्छी ग्रोथ हमें डीमैट अकाउंट्स में देखने को मिली है। अब हम दूसरा आंकड़ा देखते हैं। अगर हम सेकेंडरी मार्केट का साइज देखें तो फाइनेंशियल ईयर 17 में 19 ट्रिलियन रुपीस का था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 143 ट्रिलियन रुपीस का हो गया, यानी 40% CAGR के साथ ये इंक्रीज हो रहा है। काफी अच्छी ग्रोथ है सेकेंडरी मार्केट में, तो इसका भी फायदा NSDL को मिलता हुआ नजर आएगा। अगर हम सिक्योरिटीज को देखें तो NSDL के पास 3224 बिलियन सिक्योरिटीज हेल्ड हैं और अगर हम CDSL का डेटा देखें तो CDSL के पास 613 बिलियन सिक्योरिटीज हेल्ड करती है। तो इस हिसाब से अगर हम NSDL का साइज देखें तो सिक्योरिटीज वाइज करीब 5 गुना है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। तो NSDL CDSL की कंपैरिजन में काफी बड़ी है। किस रेट से NSDL और CDSL ग्रो हुई हैं इसको भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच में NSDL 15% के CAGR के साथ ग्रो हुई है और CDSL 25% के CAGR के साथ ग्रो हुई है। इन दोनों की कंपैरिजन में अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो NSDL का 16% है और CDSL का 21% है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ CDSL का ज्यादा क्यों है, क्योंकि आपने देखा कि सिक्योरिटी ज्यादा NSDL के पास में है। तो साथियों इसका कारण है कि जो CDSL के पास अकाउंट्स हैं वो ज्यादातर रिटेलर्स के हैं, जबकि जो NSDL के पास अकाउंट हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हैं, यानी बड़े बड़े निवेशकों के हैं। तो जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं उनके हैंड्स कम चेंज होते हैं। यही कारण है कि CDSL का प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हैंड्स ज्यादा चेंज होते हैं तो CDSL ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात कर लेते हैं। तो ये IPO लगभग 3000 करोड़ का होने वाला है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी ये जो पैसा है इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जाता हुआ नजर आएगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में देखें तो IDBI बैंक के पास इसके 26% शेयर्स हैं, NSE के पास 24%, HDFC बैंक के 8%। तो यहाँ पर कुछ स्टेक IDBI अपना बेच रहा है, कुछ HDFC बैंक, इसी प्रकार कुछ और अदर्स में से कुछ बैंक अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। यहाँ मैटर शेयर होल्डर कोटा का भी आता है कि शेयर होल्डर कोटा है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि शेयर होल्डर कोटा उन कंपनियों में देखने को मिलता है जिनकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड हो। तो यहाँ इनकी पेरेंट कंपनी कौन है? IDBI बैंक और NSE। लेकिन इसमें शेयर होल्डर कोटा नहीं दिया गया है। अगर ये शेयर होल्डर कोटा अनाउंस करते तो वो DRHP में मेंशन होता। तो साथियों यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, इसमें कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है। इन्होंने अपने DRHP में शेयर होल्डर कोटा मेंशन नहीं किया है। अनलिस्टेड मार्केट में इसके शेयर का प्राइस देख लेते हैं। मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ एक साइट्स दिखाई दी जहां पर इसके अनलिस्टेड स्टॉक्स बाई और सेल हो रहे थे। तो ये भी एक वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है। तो अभी इस वेबसाइट पर इसका प्राइस लगभग 1000 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये पहले 450 से 500 रुपए पर ट्रेड हुआ करता था और अभी जब से इसके IPO की चर्चा चल रही है तब से ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है, 1000 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसी हिसाब से इसके कुछ फाइनेंशियल डेटा की कैलकुलेशंस हैं, यानी अगर 1000 रुपए के आसपास के हिसाब से इसका P रेशियो निकालें तो वो 73 का आता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13 के आसपास आती है। CDSL से अगर हम इसको कंपेयर करें तो CDSL अभी काफी करेक्ट हो चुका है, इससे काफी कम P पर ट्रेड हो रहा है। तो साथियों ये था इस अपकमिंग IPO का डिटेल रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इससे कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाइनिंग ऑफ फॉर नाउ।